रामपाल जी की उम्र 70 साल हो चुकी थी। अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था और बच्चे भी उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। पत्नी चाहती तो बहुत थी कि रामपाल जी के पास बैठे बातें करे, सेवा करे, किंतु बच्चों के डर से वो ऐसा नहीं कर पाती। रामपाल जी के प्रति उनके बच्चों के मन में तनिक भी आदर और सम्मान नहीं था और आज रामपाल जी अपनी इस दशा के स्वयं ही जिम्मेदार थे। अगर आज से 40 साल पीछे देखें तो रामपाल जी की हालत ऐसी ना थी। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर काम करने वाले रामपाल जी के पास पैसे की कमी तो थी नहीं और मिजाज भी रंगीन थे। 2 बच्चों के पिता होने पर भी वो कभी भी किसी भी महफिल में किसी को अपने शादीशुदा होने का एहसास भी नहीं होने देते। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने रामपाल की पत्नी को देखा था। रामपाल जी रंगीन मिजाज तो थे ही, उसके साथ साथ शराब भी उनके खास शौक में एक थी। रोज़ पीना उनकी आदत थी। रोज़ शाम ऑफिस खत्म होते ही वो ठेके पर पहुंच जाते और दारू पीकर ही घर के अंदर प्रवेश करते। बच्चे इंतज़ार करते करते सो जाते और उनकी पत्नी चंदा बेचारी डरी सहमी से इंतज़ार करती। रामपाल जी भी जब तक चंदा को किसी न किसी बहाने से पीट न देते नींद न आती। बच्चे माँ की चीखें सुनकर बिस्तर में चादर के अंदर दुबक जाते। रामपाल जी पूरा पैसा तो पीने और अय्याशी में उड़ा देते थे। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। घर के पीछे वाला कमरा खाली ही रहता था। चंदा के मन में आया कि क्यों ना वो कमरा किराए पर उठा दिया जाए। खाली पड़े रहने से तो अच्छा ही था। 4 पैसे घर आएंगे तो घर के खर्च में काम आएंगे। एक दिन रामपाल जी का अच्छा मिजाज देख कमरा किराए पर देने का सुझाव दे डाला। रामपाल जी ने भी हाँ कर दिया। इतवार के दिन किराएदार भी आ गया। छोटी उम्र का लड़का था। ट्यूशन पढ़कर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। किराए के साथ साथ वो चंदा जी के बच्चों को भी पढ़ा देता था। सब ठीक चल रहा था। एक दिन शाम का समय था। चंदा ने चाय बनाई और बच्चों को ट्यूशन खत्म होने के बाद उनका किराएदार रोहित भी कमरे से बाहर आ गया। चाय पियोगे रोहित? नहीं दीदी। अरे पी लो। ठीक है पी लूँगा। बच्चे ठीक से पढ़ते तो हैं? हाँ दीदी, दोनों ठीक हैं, पर मोनू का मन स्थिर नहीं रहता। पढ़ते समय उसका ध्यान दरवाजे से बाहर ज़्यादा रहता है। रोहित की बात सुनकर चंदा को हंसी आ गई और ठीक उसी समय रामपाल जी घर आ गए। चंदा और रोहित को हंसता देख उनके मन में शक का पौधा पनपने लगा। अब तो वो जितनी देर भी घर में रहती उनकी नज़र चंदा और रोहित पर ही रहती। रोहित चंदा से करीब 10 साल छोटा था, इसलिए चंदा को तो रामपाल जी के दिमाग में पक रही खिचड़ी का अंदाज़ा भी नहीं था। एक दिन रामपाल जी रात करीब 12 बजे रामपाल जो रोज़ की तरह पीकर लौटे और चंदा से खाना मांग बैठे। रोज़ बाहर से खाकर ही आते थे, इसलिए चंदा ने उनके लिए खाना नहीं बचाया। आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, अभी बना देती हूँ। क्यों, आज खाना नहीं बना क्या? रामपाल ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। बना था, लेकिन आप बाहर से खाकर आते हैं इसलिए सब खत्म हो गया। रामपाल जी तो थे ही मौके की तलाश में। उन्होंने चंदा का हाथ पकड़कर पीठ से लगा दिया। चंदा दर्द से कराह उठी। झूठ बोलती है, सारा खाना अपने उस यार रोहित को खिला दिया और अब बहाने बता रही है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए। 10 साल छोटा है वो मुझसे और आप ऐसा सोचते हैं। अच्छा तो उम्र का भी हिसाब हो चुका है। बता कब से चल रहा है ये चक्कर? इतना कहकर रामपाल ने अपने पास पड़े चप्पल से चंदा की जमकर पिटाई कर दी। चंदा दर्द से तड़प रही थी और बच्चे चादर की कोने से झांक रहे थे। इतने पर भी रामपाल जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो नशे की हालत में ही रोहित के दरवाजे पर पहुंच गए। इतनी जोर से खटपट की आवाज़ सुनकर रोहित की नींद टूट गई। गहरी नींद में था, उसे कुछ समझ ना आया। फिर चंदा के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने रामपाल जी खड़े थे और उनके हाथ में चंदा के बाल थे। अरे आप क्या कर रहे हैं? इनको तकलीफ़ हो रही है, छोड़िए।
अच्छा, बाल इसके हैं और दर्द तुझे हो रहा है? बता, ये कौन लगती है तेरी? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए, और तुम दोनों जो मेरे पीठ पीछे करते हो वो क्या है? इतना कहकर रामपाल जी ने चंदा को लात मारकर गिरा दिया। रोहित ने रामपाल जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस करें, आओ, बहुत हुआ दीदी, वो मेरी और आपकी इतनी गंदी सोच। तभी रामपाल जी बोले, ठीक है चल, पैर छू इसके। उसने झुककर चंदा के पैर छू लिए। अब तो खुश है आप? अगर तू साफ दिल का है तो इतनी सफाई क्यों दे रहा है? मासूम बच्चे चादर के अंदर शुबक रहे थे। पानी सिर के ऊपर से जा चुका था। रोहित ने रामपाल जी का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ उन्हें ले गया और कमरे में बंद कराया। बेचारी चंदा वहीं आंगन के कोने में बैठी सुबकती रही। अगले दिन रामपाल उठे और रोहित को गालियाँ देते रहे और फिर वापस चले गए। दीदी सुनिए, चंदा बाहर आ गई। हाँ रोहित, क्या हुआ? बेचारी शर्म से नीचे गड़ी जा रही थी। दीदी, अगली गली में ही मैंने एक कमरा देख लिया है, शाम तक चला जाऊंगा, सोचा आपको बता दूं। रोहित चला गया। चंदा पूरा दिन रोती रही। रात हुई। चंदा रामपाल जी का इंतजार कर रही थी। आज क्या बखेड़ा खड़ा करेंगे पता नहीं। खोल दरवाज़ा, खोल। चंदा ने घबराकर दरवाज़ा खोला। सामने रामपाल के साथ एक औरत खड़ी थी। चंदा को देख वो 2 कदम पीछे हट गई। अरे सामने से हट, शुदा, अंदर चलो, आज से यही घर तुम्हारा है। कौन है ये इस घर की नई मलकिन है। चल हट। अब पूरे घर पर शुदा का राज था। रामपाल ने उसे रोहित वाला कमरा रहने के लिए दे दिया। शुदा सारा दिन कमरे में घुसी रहती। इधर रामपाल भी पीकर घर जल्दी आने लगे और सीधा शुदा के कमरे में चले जाते। बेचारी चंदा सब कुछ देखती रहती। धीरे धीरे शुदा की दोस्ती मोनू सी हो गई। आंटी, हमारे पापा बहुत गंदे हैं। क्यों? हमारी मम्मी को बहुत मारते हैं। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती नहीं? बोलती हैं तो और मारते हैं। पर आंटी, जब से आप हमारे घर रहने आई हैं ना, तब से बिल्कुल नहीं मारते। आंटी, आप अब कहीं मत जाना। मासूम मोनू की बातें सुनकर शुदा को कोई जवाब नहीं सूझा। अगले ही दिन शुदा चंदा के कमरे में पहुंच गई। चंदा पूजा कर रही थी। शुदा इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नज़र रामपाल और चंदा की एक फ़ोटो पर जाकर रुक गई। फ़ोटो में चंदा बिल्कुल चांद लग रही थी। और तभी, आप यहाँ? हाँ, आज आपसे बात करने का जी किया सो आ गई। चंदा कुछ ना बोली। ये तुम्हारी तस्वीर है ना? कितना फ़र्क है शुदा जी, समय के साथ हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। तुमने कभी अपने मायके वालों को अपने और रामपाल जी के बारे में बताया? बताया ना, वो बहुत नाराज़ हुए। इनको मरने के लिए हाथ उठाया तो मैं बीच में आ गई। बस वो मेरे से भी नाराज़ हो गए। अब आप ही बताएं, बच्चों के आगे उनके पिता की बेइज्जती कैसे होने देती, और वो जो बच्चों के आगे तुम्हारी बेइज्जती करता है। ठीक है शुदा, नसीब ही खोटा हो तो क्या करें। शाम होते शुदा घर छोड़कर चली गई। रामपाल जी जब रात को घर पहुँचे तो शुदा को घर में ना पाकर चंदा को बहुत मारा। कई साल गुजर गए। सोनू मोनू बड़े हो चुके थे। सब कुछ बदला, किंतु रामपाल जी का व्यवहार और चंदा का स्वभाव बिल्कुल न बदला। बच्चे रामपाल से नफरत करने लगे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि रामपाल जी का विरोध कर सके। सोनू का 10वीं की फीस जमा करनी थी। चंदा के पास पैसे नहीं थे। पहले से ही इतनी उधारी थी कि उधार मिलना मुश्किल था। चंदा ने जब रामपाल से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। सोनू ने घर के पास ही एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया और अग्रिम राशि लेकर 10वीं की फीस भरी। 10वीं में सोनू के बहुत अच्छे नंबर आए। घर चलाने में बहुत परेशानी थी। सोनू ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे भी ज़्यादा आने लगे। एक दिन सोनू शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तभी रामपाल ने आदतन किसी बात को लेकर चंदा को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो सोनू बर्दाश्त करता रहा, फिर बच्चों को बोला, आज घर जाओ, कल पढ़ेंगे। बच्चे चले गए। सोनू गुस्से में उठा और जाकर रामपाल जी का हाथ पकड़ लिया। बस अब नहीं। रामपाल जी ने दूसरा हाथ उठाया तो सोनू ने दूसरा हाथ पकड़कर रामपाल को धक्का दे दिया। दारू के नशे में रामपाल जी उठ न सके। चंदा और मोनू खड़े सब देख रहे थे। सोनू, क्या कर रहा है बेटा? कोई अपने पिता पर ऐसे हाथ उठाता है? मम्मी, आप चुप रहे। इस इंसान ने हमें और आपको कौन सा सुख दिया है? पिता का कौन सा फर्ज निभाया है? आज के बाद इस घर से
इस आदमी को सिर्फ खाना और छत मिलेगी बस। मोनू भी सोनू के पास आकर खड़ा हो गया। आज का दिन चंदा के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। अब घर में सोनू का ही चलता था। रामपाल जी ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर उस दिन के बाद चंदा पर हाथ उठाने वाली बरसों पुरानी आदत छूट गई। सोनू ने मोनू को माँ को पूरी जिम्मेदारी दे दी। सोनू का काम ट्यूशन पढ़ाना और मोनू का काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना। बेचारी चंदा बहुत कोशिश करती कि रामपाल पर ध्यान न दे, किंतु जैसे जैसे शाम होती चंदा के तन मन में बसा पुराना डर जग जाता। लेकिन अब रामपाल भी पीकर पड़ा रहता और चंदा को ये सब देखकर उसके कलेजे में आग लगा देता। धीरे धीरे रामपाल की अहमियत अपने ही घर में कम होती चली गई और घर में हर काम चंदा के हिसाब से होने लगा। एक दिन सोनू और मोनू दोनों ही घर पर नहीं थे। चंदा रसोई में खाना बना रही थी। रामपाल जी चंदा के पास जा पहुँचे। नशे में थे। चंदा, ओ चंदा, हाँ बोलो, तेरी तो बहुत इज्जत बढ़ गई इस बुढ़ापे में। बच्चों को समझा, मैं बाप हूँ उनका। मेरे समझाने से क्या होगा, अब वो छोटे नहीं रहे। कहानी सुनने वाली उम्र में उन्होंने तुम्हारे ड्रामे देखे हैं। अच्छा, तू भी बोलना सीख गई है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। पति का राज क्या होता है कभी पता ही ना चला। बच्चों ने माँ का दुख देखा है। बातों बातों में बात बढ़ती चली गई। रामपाल नशे में तो था ही, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने पास पड़ा झाड़ उठाकर चंदा की पीठ पर जमा दिया। इतना दर्द चंदा के बर्दाश्त से बाहर था। उसने भी पास पड़ी लाठी उठाकर पूरी जिंदगी का गुस्सा बाहर निकाल दिया। जाने क्या हुआ था रामपाल को, तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। उसने रामपाल को अच्छे से समझा दिया कि बच्चे उसके साथ हैं। सोनू और मोनू बहुत पहले ही घर आ चुके थे। मोनू ने बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो सोनू ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। रामपाल जी का इलाज करवाया गया। चंदा अपने किए पर शर्मिंदा थी, किंतु बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। बच्चे तो हाथ लगा दूर रामपाल की ओर देखते भी नहीं थे। बेचारी चंदा ही नहलाने से लेकर समय से दवा और खाने पीने का ध्यान रखते। रामपाल की हिम्मत ना होती कि चंदा को नज़र उठाकर देख सके। रामपाल रिटायर हो चुके थे। सोनू की ट्यूशन क्लास अब बहुत बड़े कोचिंग का रूप ले चुकी थी। लेकिन रामपाल जिसे उनके खाने पहनने का खर्च पेंशन मिलने के दिन ही ले लिया जाता, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा दिया जाता। शरीर से मजबूर रामपाल जी दारू छोड़ चुके थे। चंदा और रामपाल जी में प्यार मोहब्बत अपनापन आदर सत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन एक छत के नीचे रहकर बातचीत तो होती ही थी। सोनू की शादी की उम्र थी, कमाई भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। रामपाल जी खुशी से फूले ना समाते, पर उनको पूछता ही कौन था। जब लड़की देखने की बारी आई तो सोनू की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि रामपाल जी भी साथ में जाए। लेकिन चंदा का उदास चेहरा देख उसने साथ चलने की इजाज़त तो दी, पर किसी भी बात पर अपना मुंह बंद रखना था। चंदा और मोनू को लड़की पसंद थी, इसलिए शादी की हाँ हो गई। शादी भी हो गई, लेकिन पूरी शादी में रामपाल जी का कोई रोल नहीं था। बहू आई, पर उसे रामपाल जी के कमरे में जाने की और बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। रामपाल जी की बुढ़ापे में जानवरों वाली हालत थी। सब उनकी जवानी के कर्मों का ही फल था। चंदा पत्नी थी, उसके अंदर भी भारतीय नारी थी। उसे रामपाल जी की हालत देख बहुत दुख होता, किंतु चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि आज अगर ये बच्चे अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाते तो शायद अब तक वो इस दुनिया में ही ना होती। समय बीता, घर में 2 बहुएं थीं। हर काम चंदा से पूछकर ही होता, लेकिन चंदा को अब अकेलापन महसूस होने लगा था। बेटे बहुएं अपनी दुनिया में मस्त थे और रामपाल जी से चंदा की ज़्यादा बात नहीं होती थी। एक दिन चंदा, कभी तो पास बैठा करो। चंदा ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, चाय ही पिला दो। बहू के हाथ की नहीं, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। रामपाल जी के मुंह से अपने लिए इतने मीठे बोल उसने पहली बार सुने थे। औरत का मन पुराने सारे दर्द भुलाकर चंदा चाय बनाकर ले आई। अपने लिए नहीं लाई? नहीं, मुझे नहीं पीना, आप पियो। अकेले नहीं, आज तो तुम्हें भी मेरे साथ पीना पड़ेगी।
चंदा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अरे शर्माओ मत, चाय पीने को बोल रहा हूँ, दारू नहीं। आज क्या हो गया है आपको? ठीक है, अपने लिए भी बना लाती हूँ। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। चंदा, मैंने तुम्हारा जीवन नर्क कर दिया, बच्चों को भी पिता का प्यार ना दे पाया। मुझे बहुत अफसोस है, मजबूर हूँ कि बीता वक्त वापस नहीं ला सकता। बच्चों से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है, पर तुम मुझे माफ़ कर देना। चंदा रोए जा रही थी। कहती भी तो क्या, सच ही तो था। सारी जिंदगी रामपाल जी के प्यार के लिए तरस गई। अरे कोई बात नहीं, बच्चों का गुस्सा तो जायज़ है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। जो मेरे नसीब में था मुझे मिला। जो हो गया सो हो गया। अब गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ जाएगा। अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अच्छा अब सो जाओ, मैं भी देखती हूँ, अभी तक मोनू नहीं आया। आज यहीं सो जाओ मेरे पास। कैसी बात करते हैं अब इस बुढ़ापे में, कहकर चंदा कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर में मोनू भी आ गया। सबने खाना खाया। रामपाल जी के कमरे में चंदा खाना देकर आ गई। पूरा घर सो रहा था, लेकिन चंदा की आंखों में नींद ना थी। उसने अपना बिस्तर समेटा और रामपाल जी के कमरे में आ गई। जाने कितने सालों के बाद उसे इतना सुकून मिला था। बिना कुछ बोले वही नीचे बिस्तर बिछाकर सो गई। सुबह जब सोनू की नींद खुली तो मम्मी को उनकी जगह पर ना पाकर घबरा गया। पूरा घर ढूंढने के बाद उसने रामपाल जी के कमरे में झांका तो चंदा जमीन पर सो रही थी। तब तक मोनू भी आ गया। इतनी गहरी नींद, सोनू तो रामपाल जी के कमरे में पैर नहीं रखता था। मोनू ने अंदर जाकर चंदा को जगाने की कोशिश की, पर चंदा तो सारी जिंदगी के लिए सो चुकी थी। जिंदगी भर दर्द से तड़पने वाली चंदा पूरी तरह शांत हो चुकी थी। रामपाल जी के शरीर में इतनी दम नहीं थी कि वो चंदा को कंधा भी दे सके। सोनू का तो बिल्कुल मन नहीं था कि चंदा का अंतिम संस्कार रामपाल जी के हाथों, किंतु बड़े बुजुर्गों की सलाह पर चंदा का अंतिम संस्कार रामपाल जी ने ही किया। अंतिम समय में रामपाल जी चंदा से लिपटकर बहुत रोए। अपने जालिम पिता की हालत देख सोनू की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सहारा देकर रामपाल जी को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार जवान बेटे के सीने से लगकर रामपाल जी की छाती फट रही थी। रामपाल जी ने खाना पानी सब छोड़ दिया। सोनू के कहने पर वो खा तो लेते, पर उतना खाना तो उनके पेट तक भी नहीं पहुंचता था। रामपाल जी की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। वो रात दिन बस यही सोचते कि एक जीवन में उन्होंने कितना कुछ खो दिया। चंदा की 13वीं का दिन था। रामपाल जी अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। सभी लोग दुखी थे। खिलाने की कोशिश की गई, पर किसी ने जोर नहीं दिया। सारा दिन के काम खत्म करके जब सोनू रामपाल जी के कमरे में गया तो, पापा अब तो कुछ खा लो, आप ऐसा करोगे तो मम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा पापा, सोनू ने रामपाल जी को उठाना चाहा, किंतु रामपाल जी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, वक्त बहुत कीमती होता है। सही वक्त पर किया गया सही काम ही हमें खुशियाँ देता है। हर रिश्ते की कदर हमें वक्त रहते करनी चाहिए। रामपाल जी ने अपनी जवानी में बच्चों और चंदा की कदर नहीं की। इसका उन्हें अपने अंतिम दिनों में बहुत अफसोस था, किंतु अब वक्त हाथ से निकल चुका था। चंदा का वक्त बदला तो, पर उसे वो प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और ये वक्त जाते जाते सोनू मोनू को बहुत कुछ सिखा गया। आज वो अपने परिवार में बहुत खुश हैं, क्योंकि वो परिवार की कीमत जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने परिवार की कीमत जानिए।